डिस्क्लेमर। यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है, जिसे सिर्फ मनोरंजन के लिए एडिट और अनुवादित किया गया है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना का हिस्सा हैं। किसी भी व्यक्ति, परंपरा या समुदाय को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नाइट स्टोरीज पर नए हैं तो दिल से लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले पाएं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। भाई लोगों, मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए इस कहानी को अपडेट नहीं कर पाया। फिलहाल 5 एपिसोड तैयार हो चुके हैं, जिन्हें मैंने अपलोड कर दिया है। कल कोशिश करूंगा कि और भी एपिसोड अपलोड कर सकूं। तब तक के लिए आप लोग अभी तक के एपिसोड्स का मजा लो। अब आते हैं कहानी के अंदर। ऊपरी मंजिल के कमरे में विक्रम सिंह पालथी मारकर बैठा था, धीरे धीरे अपने शरीर में उठ रही उथाल शक्ति को संग्रहित कर रहा था। डिवोरिंग द हेवंस द्वारा अवशोषित शक्ति का आधा हिस्सा विक्रम ने स्वयं अवशोषित कर लिया था। बाकी आधा हिस्सा विक्रम अवशोषित नहीं कर पाया, क्योंकि उसका आधार अभी पक्का नहीं था। हालांकि इससे विक्रम को इस शक्ति का उपयोग करने में कोई बाधा नहीं थी। उसने बाकी शक्ति को धीरे धीरे एकत्र किया, 5 पर्पल लाइटनिंग डिवाइन थंडर्स बनाए और उन्हें अप्रत्याशित आपातकाल के लिए अपने शरीर में छिपा लिया। नीचे अंतर विद्यालय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी और सभी छात्र चले गए थे। रंगमंच को फिर से व्यवस्थित किया गया और एक नया समूह लोगों ने अपनी जगह ले ली। ये अब छात्र नहीं थे, बल्कि विभिन्न स्थानों से आए हुए बॉस थे, जो यहाँ लड़ाइयों पर सट्टा लगाने आए थे। हेवनली विला डिस्ट्रिक्ट में कई बार ऐसे भूमिगत फाइट क्लबों का आयोजन हुआ था और यह आयोजन उसी के साथ हुआ। अंतर विद्यालय मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता तो बस शुरुआत थी, असली मुख्य आयोजन इसके बाद की थी। मुकाबले जल्दी शुरू हो गए। पहले कुछ निश्चल पानी जैसे शांत थे, जिनमें कुछ भी आकर्षक नहीं था। ज्यादा लोग सट्टा नहीं लगा रहे थे, क्योंकि अभी निर्णायक पल नहीं आया था। अंततः रंगमंच पर एक नाम गूंजा, ब्रिजेश। ये नाम कई लोगों के लिए जाना पहचाना था। शेर शक्ति मार्शल आर्ट्स के संस्थापक और कानपुर की अंतर जिला मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के पूर्व चैंपियन। दक्षिणी मार्शल आर्ट्स विद्यालय में शामिल होने के बाद से उनकी ताकत आसमान छू गई थी, जिसने उन्हें एक प्रभावशाली योद्धा बना दिया था। ब्रिजेश के मंच पर कदम रखते ही ज्यादा लोगों ने सट्टा लगाना शुरू कर दिया और ब्रिज ने निराश नहीं किया। लगातार दोनों मुकाबले जीतकर और ईशान की ओर से 10 मिलियन से ज्यादा का नुकसान करवाया। हालांकि तीसरे मुकाबले में ब्रिजेश हार गया। उसका प्रतिद्वंद्वी गरुड़पंथ संप्रदाय से था, केशव जायसवाल का शिष्य। इसके बाद रुद्विक ने मंच पर कदम रखा और लगातार 3 मुकाबले जीते, जिससे ईशान को 20 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। केशव के तीसरे शिष्य के मंच पर आने तक स्थिति नहीं बदली। जब अरुण पटेल मैदान में उतरे तो चीजें वास्तव में गर्म हो गईं। उनके मुकाबले में लगभग 1 अरब का दांव लगा और ईशान ने 1 अरब से ज्यादा खोया। खुशकिस्मती से केशव के दूसरे शिष्य ने बाजी पलट दी, जिससे ईशान को 2 अरब की भारी कमाई हुई। आलोक कमलेश पटेल का दूसरा पोता और दक्षिणी मार्शल आर्ट्स विद्यालय की युवा पीढ़ी में दूसरा रैंक विशेषज्ञ था, जिसकी ताकत अरुण पटेल से कहीं ज्यादा थी। उसने जल्दी ही प्रसिद्धि हासिल की और मंच पर उनकी उपस्थिति ने सनसनी फैलाई। जिन्होंने दांव नहीं लगाया था, उन्होंने अब लगाया। आलोक के जीतने पर 5 अरब से ज्यादा का दांव लगाकर। आलोक कोई आसान नहीं है, केशव ने भौहें चढ़ाई और गहरी आवाज में कहा। अगर मेरा सबसे बड़ा शिष्य नमन शुक्ला मंच पर होता तो जीत का मौका बराबर का होता, लेकिन नमन को तुम्हारा साथी चोटिल कर गया तो वह मुकाबला नहीं कर सकता। इस लड़ाई को बस किस्मत पर छोड़ देते हैं, नमन ने तिरस्कार से कहा। बॉस ईशान, मुझ पर इल्जाम मत दो। अगर किसी को दोष देना है तो अपने साथी को दोष दे, जिसके भारी हाथ के लिए तुम्हें उसे बेहतर 5 अरब के लिए पूछना चाहिए। ईशान कुछ नहीं बोला, लेकिन वह भीतर से बहुत परेशान था। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह विक्रांत से कुछ कहे, लेकिन स्थिति जैसी थी, वह वास्तव में परेशान था। केशव का शिष्य बिना किसी सस्पेंस के हार गया। जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, ईशान की ओर से 5 अरब का सीधा नुकसान हुआ। भले ही नीलगिरी क्लब हाउस के पास इतने सारे सहायक उद्यम हो, 5 अरब कोई छोटी रकम नहीं थी। इस लड़ाई ने ईशान को भारी नुकसान पहुंचाया। ईशान का चेहरा पीला पड़ गया। अगर यह 5 अरब वापस नहीं जीता गया तो उसका भविष्य शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। केशव ने सांस ली और बोला, मैं मूल रूप से युवा पीढ़ी के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि तुमने मुझे बुलाया है तो एक राउंड लड़ लेते हैं। ईशान बहुत खुश हुआ और तुरंत किसी को केशव और आलोक के बीच लड़ाई की व्यवस्था करने के लिए भेजा। केशव ने कपड़े बदले और नीचे उतरा। उसके शिष्य उसके पीछे गए। तिया बाजज को भी दूर से देखकर असहजता महसूस हुई और वह नीचे उनके साथ चली गई।
जगदीश त्रिपाठी भी जल्दी उनके पीछे गए। आखिरकार अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी तिया की रक्षा करना था। इस समय विक्रम भी ऊपर से नीचे आ गया था। रास्ते में उसे तिया से अभी अभी हुआ सब कुछ पता चला था। 4 बड़े परिवारों के लोग भी अब तक नीचे थे। विक्रम ने दूर से निशांत और अन्य लोगों को देखा और उसे शौर्य सक्सेना भी पहचान लिया, जिसके चारों ओर वे थे। अगर पहले की बात होती तो विक्रम बिना झिझक के शौर्य को मारने चला जाता, लेकिन अब विक्रम ने जल्दबाजी में कुछ नहीं किया, बल्कि वह तिया और अन्य लोगों के पास जा बैठा। अगर शौर्य इस बार नीलगिरी क्लब हाउस की जमीन खींचना चाहता था तो विक्रम थोड़ा और खेल खेलनेगा। तुम सोचते हो कि तुमने 4 बड़े परिवारों से पैसा इकट्ठा करके नीलगिरी क्लब हाउस को खाली कर लिया। आज मैं देखता हूं कि तुम्हारा एक पैसा भी नहीं बचेगा। अनूप, सागर और नकुल रुद्विक के पीछे थे, चहकते हुए बातें कर रहे थे। उन्होंने इस भूमिगत बॉक्सिंग मुकाबले के लिए टिकट खरीदे थे और पहले की मार्शल आर्ट सम्मेलन के दौरान वे रुद्विक के कमरे में खेल रहे थे, इसलिए उन्हें मार्शल आर्ट सम्मेलन में क्या हुआ नहीं पता था। अनूप और नकुल ने सिर घुमाया और विक्रम को देखकर उनके चेहरे भी ठंडे पड़ गए। यह विक्रम सिंह, नकुल ने पहले की घटना का जिक्र किया और तिरस्कार से बोला, अरे कुछ लोग अपने परिवार की संपत्ति के बल पर हर जगह दूसरों को दबाते हैं। मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है जिनमें अपनी कोई काबिलियत नहीं, बस अपने परिवार की ताकत से दूसरों को दबाते हैं। अगर उसके परिवार का प्रभाव न होता तो मैं उसे एक उंगली से कुचल देता। इस लड़के ने यश भाई को नाराज कर दिया है, जिन्होंने उसका नाम ले लिया है। आज न केवल वह नीलगिरी क्लब हाउस को गिराना चाहते हैं, बल्कि इस विक्रम को भी मारना चाहते हैं। रुद्विक मुस्कुराया, यश भाई स्वयं कार्रवाई कर रहे हैं तो परिणाम में कोई संदेह है। सचमुच तीनों और भी रोमांचित हो गए। अनूप ने दांत पीसकर कहा, ये बढ़िया है। इस हरामी को मैं देखना चाहता हूं कि वह आज कैसे मरता है। सागर और सीधी थी सीधे पार्थ के पास गई और तिरस्कार से बोली, पार्थ, क्या तुमने ऊपर सुप्रीम प्राइवेट रूम में बैठकर मजा लिया? पार्थ हैरान हुई, उसे नहीं पता था कि सागर के शब्द कहां से आ रहे थे और बोली, ये तो बस एक कमरा है, इसमें खास क्या है? ऐसा है। सागर ने ठंडी हंसी मारी और बोली, तुम तो कुछ देर के लिए खूब मजे ले रही थी। सागर, क्या बात है? पार्थ ने हैरानी से पूछा। क्या बात है? सागर ने अचानक दांत पीसते हुए कहा, पार्थ, सोचती थी कि तुम मेरी दोस्त हो, मैंने तुम्हें अपने भाई से मिलवाया, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि तुम इतनी लालची हो। जैसे ही मैंने देखा कि तुम्हारा पुराना सहपाठी अमीर है, तुम तुरंत उसके साथ चली गई। हम्फ पार्थ, क्या तुमने वह कहावत सुनी है, 30 साल नदी के इस पार 30 साल उस पार? क्या तुम सोचती हो कि वह पूरी जिंदगी अमीर रहेगा? आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूं कि तुम्हारा चयन कितना मूर्खतापूर्ण था। पार्थ ने भौहें चढ़ाई। सागर, तुम क्या बोल रही हो? मैं लालची कैसे हुई? शुरू में तुम ही थी जिसने सोचा कि वह गरीब कपड़े पहने हैं और उसके पास पैसे नहीं है, उसका तिरस्कार किया। मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया है ना। वैसे भी विक्रम मेरा पुराना सहपाठी है। मैं तुम्हारे भाई से केवल एक बार मिली हूं, तुम कैसे कह सकती हो कि मैं उसके साथ चली गई? सागर, तुम्हारे शब्द बहुत कठोर हैं। सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे अपने भाई से मिलवाया, क्या मुझे उसके साथ होना ही चाहिए? ये कैसी तर्क है? सागर ने गुस्से में जवाब दिया, मुझे अपनी बकवास से बख्शो। बस इतना जान लो, अगर तुम बाद में मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाओगी तब भी मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगी। तुम क्या बक रही हो, बिल्कुल बेमतलब। पार्थ भी गुस्सा हो गई। बस करो सागर, इसके साथ शब्दों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ऐसी लड़कियां दक्षिण की दीवार से टकराए बिना पीछे नहीं मुड़ती। अनूप पास आया, उसकी नजर अभी भी तिया बाजज पर टिकी थी। उसने आराम से कहा, इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है चयन करना। कुछ चयन एक बार गलत हो जाएं तो कभी ठीक नहीं हो सकते। अनूप के शब्द भले ही पार्थ को संबोधित लग रहे थे, वास्तव में हमेशा तिया बाजज की ओर थे। तिया ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली, उसे हवा की तरह अनदेखा किया। अनूप को अटपटा लगा, लेकिन वह बस तिया के पास गया, मुस्कुराया और बोला, महिलाओं, मेरी सलाह मानो, इस विक्रम से दूर रहो वरना बाद में मुश्किल में फंस जाओगी। तिया ने अंततः उसकी ओर एक नजर डाली और अनूप का बहुत सम्मान महसूस हुआ। उसने अपने बाल संवारे और जो उसे लगा कि एक सुंदर अंदाज में खड़ा हुआ सज्जन की तरह मुस्कुराया। तिया ने अपने लाल होंठ खोले और अचानक डांटा, अरे क्या तुम हट सकते हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम मेरे रंगमंच का नजारा रोक रहे हो? अनूप वहीं जम गया, उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। दांत पीसते हुए उसने तिया की ओर इशारा किया, नकारा, अब देखते हैं। विक्रम उनके पास बैठा, ये सब शांति से देख रहा था।
अचानक सीधा बैठकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, युवराज अनूप, क्या तुमने आज कोई दांव लगाया है? दांव लगाया? अनूप हैरान रह गया। तुम जैसे धनवान व्यक्ति के लिए क्या तुम्हें यहाँ मजे नहीं करने चाहिए? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा। कुछ दांव लगाओ, कुछ खेल खेलो, बस मजे के लिए, है ना? अनूप की आंखें फैल गईं। उसने विक्रम को कुछ देर घूरा, फिर तिरस्कार से बोला, लड़के, जल्दी खुश मत हो। मैं इस खेल पर निश्चित रूप से दांव लगाने वाला हूं, लेकिन तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम जरा भी लापरवाही बरतोगे और सब कुछ हार गए, तो शायद तुम यहां से जिंदा नहीं निकल पाओगे। विक्रम मुस्कुराया, कोई बात नहीं। अगर तुम वाकई मेरा सारा पैसा जीत लोगे तो तुम्हारी जीत हो। ठीक है, आज मैं वाकई तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। अनूप ने तिरस्कार से कहा, विक्रम, आज मैं न केवल तुम्हारा पैसा जीतूंगा बल्कि तुम्हें रे सामने घुटने टेककर माफी मांगते हुए देखूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं घुटने टेककर माफी मांगूं तो शायद तुम्हें और ज्यादा खरीदना पड़ेगा, विक्रम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। चिंता मत करो, मेरे पास उतना ही पैसा है जितना तुम्हारे पास। अनूप ने घमंड से जवाब दिया। तो मैं करीब से देखूंगा। विक्रम हमेशा उदासीनता से मुस्कुराया, पूरी तरह से हानिरहित दिखते हुए। अनूप और सागर जैसे पैसे के लालची लोगों के लिए विक्रम यहां उनसे निपटने की जहमत नहीं उठाना चाहता था। एक बार जब वे बड़ा दांव लगा लेंगे तब कटनी का समय होगा। जैसे ही केशव जायसवाल मंच पर कदम रखा, मुकाबला शुरू होने से पहले शेखर जल्दी से ईशान के पास गया और फुसफुसाया, बॉस, शौर्य सक्सेना ने अभी बाहर 2 अरब का दांव लगाया है केशव जायसवाल के हारने पर। और उन 4 बॉस ने मिलकर 8 अरब और लगाए, सभी केशव जायसवाल के हारने पर। क्या? ईशान की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने मंच पर केशव जायसवाल को देखा और सख्ती से बोला, क्या ये लोग पागल हो गए हैं? केशव जायसवाल को मंच पर देखकर भी 28 अरब का दांव लगाने की हिम्मत कर रहे हैं। क्या वे वाकई सोचते हैं कि आलोक उनका मुकाबला कर सकता है? शेखर पूरी तरह से अनजान दिखा, बेशक उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। ईशान हालांकि भारी चिंता में था। वह जानता था कि 4 बड़े परिवार ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे जिसके जीतने की निश्चितता न हो। अब जब उसका तीर कमान केशव जायसवाल सामने आ चुका था और परिवार अभी भी इतना बड़ा दांव लगाने की हिम्मत कर रहे थे, ये साफ था कि उनके पास कुछ न कुछ था। ऐसे में क्या ये लड़ाई अप्रत्याशित मोड़ ले सकती थी? मंच के किनारे की ओर दौड़ते हुए ईशान ने गुरु केशव से फुसफुसाकर पूछा, उन्होंने 28 अरब का भारी दांव लगाया है, आप ठीक तो हैं? केशव ने भी अपनी भौहें चढ़ाईं, उतना ही हैरान। हालांकि नीचे आलोक को देखते हुए जो शुरू करने को उत्सुक था, वह तिरस्कार से हंसा, बस एक जूनियर, मैं निश्चित रूप से उसे 3 मिनट में हरा दूंगा। केशव के आत्मविश्वास भरे शब्द सुनकर ईशान को भी काफी राहत महसूस हुई। उसने राहत की सांस ली और शौर्य सक्सेना और अन्य लोगों की ओर लगातार तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ देखा। अगर वे ये मुकाबला जीत गए तो वे भारी कमाई करेंगे। अनूप के वापस जाने के बाद नकुल ने उसे दांव लगाने के लिए खींच लिया। नकुल को भी नहीं पता था कि क्या चल रहा है, लेकिन ये जानकर कि 4 बड़े परिवारों ने भारी दांव लगाए हैं, उसने समझ लिया कि वे इस मुकाबले के लिए अच्छी तरह तैयार हैं। इसलिए नकुल ने 3 लाख उधार लेकर दांव लगाया। अनूप पहले ही उकसाए जाने के कारण और भी नाराज था और उसने अपनी नई खरीदी कार दांव पर लगा दी, यहां तक कि 10 मिलियन उधार लेकर दांव लगाया। सागर ने भी 2 से 3 लाख जुटाकर भारी दांव लगाया। दोनों को इस मुकाबले में अपनी जीत की पूरी तरह यकीन था। अंततः प्रतियोगिता शुरू हुई और आलोक भारी कदमों के साथ मंच पर चढ़ा, जो उसकी पहले की हल्की चाल से पूरी तरह अलग था। आलोक को बाहर आते देख विक्रम ने भौहें चढ़ाईं। उसे आलोक के शरीर पर एक अलग तरह की शक्ति महसूस हुई, जो आलोक की अपनी नहीं थी। इसका मतलब था कि किसी और शक्तिशाली ने आलोक में शक्ति डाल दी थी। यही शक्ति थी जिसने आलोक के कदमों को भारी बना दिया था। और ऐसा करने के लिए वह व्यक्ति कम से कम इंटीग्रेशन रियल्म के स्तर पर होना चाहिए। ऐसा लगता था कि 4 बड़े परिवार वाकई तैयार होकर आए थे, यहां तक कि ईशान से निपटने के लिए इंटीग्रेशन रियल्म के एक विशेषज्ञ को किराए पर लिया था। चूंकि आलोक को इतना शक्तिशाली समर्थन था, इस लड़ाई में वास्तव में कोई सस्पेंस नहीं था। केशव जायसवाल केवल क्यूई रिफाइनिंग पीक पर थे और भले ही यह शक्ति आलोक की अपनी नहीं थी, फिर भी आलोक के लिए केशव को हराना कोई समस्या नहीं होगी। विक्रम चुपचाप नीचे की लड़ाई देखता रहा जब तक कि यह खत्म नहीं हो गई और केशव जायसवाल गंभीर रूप से घायल हो गए, उनकी छाती धंसी हुई थी, मंच से उछाल दिए गए। लगातार खून उलटते हुए आलोक गर्व से मंच पर खड़ा था, दुनिया के प्रति घमंडी तुच्छता के साथ।
अभिमान से उसने कहा, गरुड़पंथ संप्रदाय का सेक्ट लीडर क्या एक वार के भी लायक नहीं। ईशान, बेझिझक और लोगों को बुलाओ, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। ईशान स्तब्ध रह गया। केशव जायसवाल हार गया था और जब 4 बड़े परिवारों, 4 प्रमुख हस्तियों और बिखरे हुए निवेशकों के दांव को जोड़ा गया तो 30 अरब से ज्यादा दांव पर था। ईशान ने इस लड़ाई के लिए पूरी तैयारी की थी। उसने मूल रूप से सोचा था कि आलोक को हराना केशव जायसवाल के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उसकी अपेक्षाओं से परे थी और वह इसे बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। शौर्य सक्सेना भी खड़ा हुआ, हंसा और बोला, बॉस ईशान, ऐसा लगता है कि इस प्रतियोगिता का परिणाम अब बिल्कुल स्पष्ट है। आप क्या कहते हैं, हमारी जीत का पैसा कब देंगे? ईशान का चेहरा राख की तरह हो गया। 30 अरब से ज्यादा एक पल में गया। भले ही वह अपनी जान दांव पर लगा दे, वह इस नुकसान को पूरा नहीं कर सकता था। ईशान के बगल में खड़ा निशांत व्यास भी खड़ा हुआ, जोर से हंसते हुए, ईशान, क्या तुम बड़ा बनने का दिखावा नहीं कर रहे थे? अब दिखाओ अपना दम। तुमने मुझे नीलगिरी क्लब हाउस से बाहर निकाला था। इस बार ऐसा लगता है कि मुझे ही मालिक के रूप में कदम रखना चाहिए। भीड़ तुरंत हंसी में फट पड़ी। अनूप और सागर विशेष रूप से उत्साहित थे, विक्रम सिंह की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए। ईशान ने सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा, टूटने की कगार पर। तभी विक्रम सिंह खड़ा हुआ और आराम से बोला, क्या मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है? इतनी जल्दी क्या है? शौर्य सक्सेना, क्या तुम इतने उत्सुक हो क्योंकि तुम हारने से डरते हो? शौर्य सक्सेना को गुस्सा आ गया और उसने कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरे भाई के हाथ पैर तोड़ दिए और हमारे 4 बड़े परिवारों के लोगों का अपमान करने की हिम्मत की। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। इतनी बकवास बोलने की क्या जरूरत? अगर तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो यहां आकर मुझसे लड़ो, विक्रम ने कहा। विक्रम सिंह, क्या तुम वाकई एक और राउंड लड़ना चाहते हो? शौर्य ने गंभीरता से कहा। अगर तुम फिर हार गए तो पूरा नीलगिरी क्लब हाउस दांव पर लगाने से भी नुकसान पूरा नहीं होगा। तो चलो पूरा नीलगिरी क्लब हाउस दांव पर लगाते हैं, विक्रम ने आराम से कहा। क्या तुम वाकई लड़ने से डर रहे हो? शौर्य सक्सेना की भौहें गहरी चढ़ गईं। सच तो ये था कि वे पहले ही जीत चुके थे और आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन विक्रम को देखकर उसे गुस्सा आया और विक्रम की ताने ने उसे लड़ने से पीछे हटना असंभव बना दिया। गहरी सांस लेते हुए शौर्य सक्सेना ने गंभीरता से कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो ठीक है, लेकिन हम अपने प्रतियोगी को बदल देंगे। तुम घमंड से भरे हो, नौजवान, शौर्य सक्सेना ने गुस्से में कहा। हमें तुमसे निपटने के लिए किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं। चूंकि तुम एक और राउंड चाहते हो तो ठीक है, चलो जारी रखते हैं। यश भाई, क्या हम वाकई फिर से लड़ने जा रहे हैं? निशांत ने फुसफुसाकर पूछा। हम पहले ही जीत चुके हैं, हमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, क्या और लड़ने की जरूरत है? ऐसा लगता है कि वह 4 बड़े परिवारों की मदद के लिए यहाँ है। तो क्या इस बार नीलगिरी क्लब हाउस खत्म हो गया? इस राउंड में उनके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने पहले ही इतना हार लिया है। ये सब उस विक्रम सिंह की वजह से है, जो एक और लड़ाई पर जोर दे रहा है। अब मैं देखना चाहता हूं कि वह इसे कैसे खत्म करता है। क्या खत्म? एक बार चिराग रिंग में उतरे, वह मरने के बराबर है। भीड़ चर्चा से गूंज रही थी और माहौल काफी गर्म हो गया। कई लोग, जिन्होंने पहले ही दांव लगा रखा था, वापस जाकर और दांव लगाने दौड़े। चिराग के रिंग में उतरने के साथ सभी चिराग की निश्चित जीत पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते थे। यहां तक कि 4 बड़े परिवारों के मुखियाओं ने अपनी मूल दांव के ऊपर कई अरब और लगाए। उनकी नजरों में नीलगिरी क्लब हाउस का पतन तय था। वे इस मौके को नीलगिरी क्लब हाउस को बांट लेने के लिए खुशी खुशी लेना चाहते थे। चिराग एक 40 या 50 के दशक में मध्यवयस्क व्यक्ति था, लेकिन वह 30 की उम्र का ही लगता था। सुंदर और तेजस्वी, वह शायद कई युवा लड़कियों को आकर्षित कर सकता था। उसने अपनी बाहों में एक चाकू पकड़ा था जिसका म्यान हीरो से जड़ा था, चमकता और आकर्षक। तो ये सम्मानित थंडर क्लैपहैंड बुजुर्ग जगदीश हैं। चिराग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सुना है आप मुझे ढूंढ रहे थे, क्या कोई जरूरत है? चिराग, तुम हरामी, क्या तुमने विमल नदी पर एक लड़की को अपमानित किया? जगदीश त्रिपाठी ने गुस्से में चिल्लाया। बुजुर्ग जगदीश, ये कहना अच्छा नहीं है, चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे अपमानित करना कैसे कह सकते हैं? हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे, पहली नजर में प्यार। बुजुर्ग जगदीश, क्या प्यार में पड़ना अपमानित करना कहलाता है? बकवास, जगदीश ने गरजते हुए कहा, तुमने उसे नशा दिया और उसी तरह उसे धोखा दिया। बेचारी बस एक छात्रा थी और गुस्से में उसने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। और
तुम कुछ न करके बस देखते रहे, उस लड़की को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। चिराग, क्या तुम इंसान भी हो? मौके पर कुछ हलचल हुई, लेकिन कई लोग बस ठंडी नजरों से देख रहे थे। जो लोग यहाँ भूमिगत लड़ाई के लिए आए थे, वे खुद पूरी तरह से साफ नहीं थे, और ऐसी बातों से वे अब हैरान नहीं होते थे। चिराग ने मुस्कुराते हुए कहा, बुजुर्ग जगदीश, ऐसा मत बोलो। कौन कहता है कि मैंने उसे बचाने की कोशिश नहीं की? मैंने तो उसे नदी में कूदने से रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नहीं मानी। मैं क्या कर सकता था? जगदीश ने जवाब दिया, अगर वह नहीं मानी तो क्या तुम उसे रोक नहीं सकते थे? क्या तुम उसे कूदने के बाद बचा नहीं सकते थे? बस अपनी आंखें खोलकर उसे मरते देखा। तुम पाशु। जगदीश त्रिपाठी ने गुस्से में गरजते हुए अचानक झपट्टा मारा और अपनी थंडरक्लैप हैंड की पूरी शक्ति चिराग पर छोड़ दी। चिराग अपनी जगह पर डटा रहा। जगदीश के हमलों को कई बार चकमा देता रहा, फिर लापरवाही से उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे जगदीश कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। जगदीश डगमगाया, मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पाया। उसके शरीर में क्यूई और खून उबल पड़ा, और वह पहले से ही कुछ घायल हो चुका था। चिराग ने ठंडे स्वर में कहा, जगदीश, मैंने इस बार माए थाई राजा हेमंत पांडे की इज्जत दी, लेकिन बस इतना ही। अगर तुम फिर मुझ पर आए तो मेर बड़ी ही तलवार की बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। भीड़ हैरानी से हाँफ उठी। थंडरक्लैप हैंड के जगदीश लंबे समय से एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। चिराग के सामने वह कुछ ही चालों में टिक नहीं पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चिराग ने अभी तक अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। चिराग कितना शक्तिशाली होना चाहिए? भीड़ भी उत्साहित हो उठी। चिराग जितना शक्तिशाली था, इस लड़ाई में उतना ही कम सस्पेंस था। विक्रम सिंह की हार निश्चित थी। फिर भी ईशान का चेहरा फीका पड़ गया। उसने विक्रम की ओर देखा और फुसफुसाया, युवराज विक्रम, क्या हम इस लड़ाई को न लड़ें? भले ही हम 3 अरब से ज्यादा हार जाएं, नीलगिरी क्लब हाउस अभी भी टिक सकता है। लेकिन सब बार उन्होंने 60 अरब से ज्यादा दांव लगाया है। अगर हम ये सब एक बार में हार गए तो नीलगिरी क्लब हाउस निश्चित रूप से ढह जाएगा। उसे विक्रम की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि विक्रम के पास असाधारण चिकित्सा कौशल है। उसकी नज़र में विक्रम शायद लड़ सकता था, लेकिन केशव जायसवाल, जगदीश त्रिपाठी और चिराग जैसे मास्टर्स की तुलना में विक्रम अभी भी बहुत कच्चा था। इसलिए उसे इस लड़ाई से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तुम मुझ पर भरोसा करो या न करो, मैं ये लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, विक्रम ने आराम से कहा और रिंग की ओर चल पड़ा, मुस्कुराते हुए। बुजुर्ग जगदीश, मैं पहले ये लड़ाई क्यों न लड़ूं? जगदीश जानत था कि वह चिराग का मुकाबला नहीं कर सकता और लड़ाई जारी रखने से केवल नुकसान होगा, लेकिन वह अब एक अटपटी स्थिति में था। विक्रम का आगे आना जैसे उसे निकलने का रास्ता देना था, और वह स्वाभाविक रूप से विक्रम का बहुत आभारी था। विक्रम ने चिराग की ओर नीचे देखा और हल्के से मुस्कुराया शुरू करे। चिराग का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम दूध मुहा लड़का, मुझसे चुनौती देने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? क्या तुम सिर्फ एक घटिया इंसान नहीं हो? इतना हंगामा किस बात का? विक्रम ने हाथ पीछे बांधे हुए कहा, मेरी नज़र में तुम मरने के लायक इंसान हो। तो जब हम लड़ाई शुरू करेंगे, मुझसे कोई रहम की उम्मीद मत करना। लड़के, तुम वाकई मौत मांग रहे हो? चिराग ने गुस्से में गरजते हुए अपनी कीमती तलवार आलोक को सौंप दी और सख्ती से बोला, अगर मैं तुम्हें 3 चालों में नहीं मार सका तो मैं चिराग नहीं। विक्रम ने कहा, अरे घटिया, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तलवार अपने साथ ले लो। बाद में तुम्हें जवाब देने का मौका भी नहीं मिलेगा। शौनक, तुम ऐसा कहना ठीक नहीं। आखिरकार वह बड़े बॉस ईशान का बिजनेस पार्टनर है, वह मूर्ख कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर क्या तुम यह नहीं कह रहे कि बड़े बॉस ईशान भी मूर्ख है? उसके बगल में आहान हंसा, मेरे ख्याल से वो मूर्ख नहीं, वह पागल है। ईशान की भौहें सख्ती से चढ़ी हुई थीं। इस बार नीलगिरी क्लब हाउस गहरी गड्ढे में गिर गया था और वह इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो देगा। इन 4 लोगों ने उसके प्रतिष्ठान में भारी दांव लगाए थे, लगभग 1 अरब, और यह साफ था कि वे स्थिति का फायदा उठाकर नीलगिरी क्लब हाउस को बांट लेना चाहते थे। इस बार वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। चिराग अविश्वसनीय रूप से तेज था। भीड़ ने केवल उसे झपट्टा मारते देखा और फिर एक पल में वह विक्रम के सामने था। उसके पंजे वाले हाथ सीधे विक्रम की गर्दन की ओर बढ़े। अगर उसकी पकड़ मिल गई तो विक्रम की गर्दन तुरंत टूट जाएगी। विक्रम न तो चकमा देता था और न ही पीछे हटता था। उसका दायां हाथ लापरवाही से हटा, आसानी से चिराग के हाथों को हटा दिया।
चिराग का चेहरा बदल गया, उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने ये युवा वह आसान शिकार नहीं था जिसे वह आसानी से कुचल सकता था। गुस्से में चिल्लाते हुए उसके हाथ अचानक बैंगनी रोशनी से चमक उठे। वह रोशनी तेजी से घूमी, उसके हाथों में एक जाल बनाते हुए, जैसे कि विक्रम को उसमें जकड़ लेना चाहता था। क्यूई को जाल में इकट्ठा करना, ये केवल इंटीग्रेशन रियल्म में कोई कर सकता है, केशव जायसवाल ने कहा। उसका चेहरा फीका और आवाज कांप रही थी। 3 ब्लेड चिराग वाकई कोई साधारण आदमी नहीं है। शक्तिशाली, ये शक्तिशाली से भी बढ़कर है। केशव ने गहरी सांस ली और चुपके से कहा, वह जाल देख रहे हो? प्रत्येक धागा शरीर की ऊर्जा से गाढ़ा हुआ है और सबसे तेज स्टील की ब्लेड जितना शक्तिशाली है। अगर यह किसी पर पड़ गया तो उसे काट डालेगा। और इतने व्यापक दायरे के साथ, जब तक कोई दूसरा इंटीग्रेशन रियल्म का विशेषज्ञ न हो, किसी और के पास बचने का कोई मौका नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि वह विक्रम नाम का लड़का बर्बाद है? नमन शुक्ला ने उत्साहित होकर कहा, मैंने अभी उच्च ब्याज वाला कर्ज लिया और विक्रम के हारने पर 5 मिलियन का दांव लगाया। अगर वह मर गया तो हम पहले हारा हुआ सारा पैसा वसूल कर लेंगे। तुम पाशु, जगदीश त्रिपाठी ने गुस्से में गरजते हुए अचानक झपट्टा मारा और अपनी थंडरक्लैप हैंड की पूरी शक्ति चिराग पर छोड़ दी। चिराग अपनी जगह पर डटा रहा, जगदीश के हमलों को कई बार चकमा देता रहा, फिर लापरवाही से उसके कंधे पर एक थप्पड़ मारा, जिससे जगदीश कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। जगदीश डगमगाया, मुश्किल से अपना संतुलन बनाए रख पाया। उसके शरीर में क्यूई और खून उबल पड़ा और वह पहले से ही कुछ घायल हो चुका था। चिराग ने ठंडे स्वर में कहा, जगदीश, मैंने इस बार माए थाई राजा हेमंत पांडे की इज्जत दी, लेकिन बस इतना ही। अगर तुम फिर मुझ पर आए तो मेरी तलवार की बेरहमी के लिए मुझे दोष मत देना। भीड़ हैरानी से हाँफ उठी। थंडरक्लैप हैंड के जगदीश लंबे समय से एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। चिराग के सामने वह कुछ ही चालों में टिक नहीं पाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, चिराग ने अभी तक अपनी तलवार भी नहीं निकाली थी। चिराग कितना शक्तिशाली होना चाहिए। भीड़ भी उत्साहित हो उठी। चिराग जितना शक्तिशाली था, इस लड़ाई में उतना ही कम सस्पेंस था। विक्रम सिंह की हार निश्चित थी। फिर भी ईशान का चेहरा फीका पड़ गया। उसने विक्रम की ओर देखा और फुसफुसाया, युवराज विक्रम, क्या हम इस लड़ाई को न लड़ें? भले ही हम 3 अरब से ज्यादा हार जाएं। नील गिरी क्लब हाउस अभी भी टिक सकता है, लेकिन इस बार उन्होंने 60 अरब से ज्यादा दांव लगाया है। अगर हम ये सब एक बार में हार गए तो नीलगिरी क्लब हाउस निश्चित रूप से ढह जाएगा। उसे विक्रम की असली ताकत का अंदाजा नहीं था। वह केवल इतना जानता था कि विक्रम के पास असाधारण चिकित्सा कौशल है। उसकी नज़र में विक्रम शायद लड़ सकता था, लेकिन केशव जायसवाल, जगदीश त्रिपाठी और चिराग जैसे मास्टर्स की तुलना में विक्रम अभी भी बहुत कच्चा था। इसलिए उसे इस लड़ाई से ज्यादा उम्मीद नहीं थी। तुम मुझ पर भरोसा करो या न करो, मैं ये लड़ाई लड़ने जा रहा हूं, विक्रम ने आराम से कहा और रिंग की ओर चल पड़ा, मुस्कुराते हुए। बुजुर्ग जगदीश, मैं पहले ये लड़ाई क्यों न लड़ूं? जगदीश जानता था कि वह चिराग का मुकाबला नहीं कर सकता और लड़ाई जारी रखने से केवल नुकसान होगा, लेकिन वह अब एक अटपटी स्थिति में था। विक्रम का आगे आना जैसे उसे निकलने का रास्ता देना था, और वह स्वाभाविक रूप से विक्रम का बहुत आभारी था। विक्रम ने चिराग की ओर नीचे देखा और हल्के से मुस्कुराया, शुरू करें। चिराग का चेहरा थोड़ा ठंडा हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम दूध मुहा लड़का, मुझसे चुनौती देने की हिम्मत? क्या तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? क्या तुम सिर्फ एक घटिया इंसान नहीं हो? इतना हंगामा किस बात का? विक्रम ने हाथ पीछे बांधे हुए कहा, मेरी नज़र में तुम मरने के लायक इंसान हो। तो जब हम लड़ाई शुरू करेंगे मुझसे कोई रहम की उम्मीद मत करना। लड़के, तुम वाकई मौत मांग रहे हो। चिराग ने गुस्से में गरजते हुए अपनी कीमती तलवार आलोक को सौंप दी और सख्ती से बोला, अगर मैं तुम्हें 3 चालों में नहीं मार सका तो मैं चिराग नहीं। विक्रम ने कहा, अरे घटिया, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, तलवार अपने साथ ले लो। बाद में तुम्हें जवाब देने का मौका भी नहीं मिलेगा। शौनक, तुम ऐसा कहना ठीक नहीं। आखिरकार वह बड़े बॉस ईशान का बिजनेस पार्टनर है, वह मूर्ख कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर क्या तुम यह नहीं कह रहे कि बड़े बॉस ईशान भी मूर्ख है? उसके बगल में आहान हंसा, मेरे ख्याल से वह मूर्ख नहीं, वह पागल है। ईशान की भौहें सख्ती से चढ़ी हुई थीं। इस बार नीलगिरी क्लब हाउस गहरी गड्ढे में गिर गया था और वह इन लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की योग्यता खो देगा। इन 4 लोगों ने उसके प्रतिष्ठान में भारी दांव लगाए थे, लगभग 1 अरब, और यह साफ था कि वे स्थिति का फायदा उठाकर नीलगिरी क्लब हाउस को बांट लेना चाहते थे।
इस बार वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। चिराग अविश्वसनीय रूप से तेज था, भीड़ ने केवल उसे झपट्टा मारते देखा और फिर एक पल में वह विक्रम के सामने था। उसके पंजे वाले हाथ सीधे विक्रम की गर्दन की ओर बढ़े। अगर उसकी पकड़ मिल गई तो विक्रम की गर्दन तुरंत टूट जाएगी। विक्रम न तो चकमा देता था और न ही पीछे हटता था। उसका दायां हाथ लापरवाही से हटा, आसानी से चिराग के हाथों को हटा दिया। चिराग का चेहरा बदल गया। उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसके सामने ये युवा वह आसान शिकार नहीं था जिसे वह आसानी से कुचल सकता था। गुस्से में चिल्लाते हुए उसके हाथ अचानक बैंगनी रोशनी से चमक उठे। वह रोशनी तेजी से घूमी, उसके हाथों में एक जाल बनाते हुए, जैसे कि विक्रम को उसमें जकड़ लेना चाहता था। क्यूई को जाल में इकट्ठा करना, ये केवल इंटीग्रेशन रियल में कोई कर सकता है, केशव जायसवाल ने कहा। उसका चेहरा फीका और आवाज कांप रही थी। 3 ब्लेड चिराग वाकई कोई साधारण आदमी नहीं है। शक्तिशाली, ये शक्तिशाली से भी बढ़कर है। केशव ने गहरी सांस ली और चुपके से कहा, वह जाल देख रहे हो, प्रत्येक धागा शरीर की ऊर्जा से गाढ़ा हुआ है और सबसे तेज स्टील की ब्लेड जितना शक्तिशाली है। अगर यह किसी पर पड़ गया तो उसे काट डालेगा, और इतने व्यापक दायरे के साथ। जब तक कोई दूसरा इंटीग्रेशन रियल्म का विशेषज्ञ न हो, किसी और के पास बचने का कोई मौका नहीं है। तो तुम कह रहे हो कि वह विक्रम नाम का लड़का बर्बाद है? नमन शुक्ला ने उत्साहित होकर कहा। एया ने अभी उच्च ब्याज वाला कर्ज लिया और विक्रम के हारने पर 5 मिलियन का दांव लगाया। अगर वह मर गया तो हम पहले हारा हुआ सारा पैसा वसूल कर लेंगे। आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसे ही शानदार और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नाइट स्टोरीज चैनल पर। सभी नई कहानियों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। धन्यवाद।